आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मॉडल सेट 4 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1, 2 और 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए, जैक बोर्ड की ओर से जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे आपका क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिससे आप हर एक वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपका क्लास 12 का ये जो हिंदी इलेक्टिव है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है पैसेज का। जब भी पैसेज का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आपको पैसेज को यहां से लेकर यहां तक बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है। और देखिए, पैसेज का जो क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर आपको पैसेज से ही मिलेगा, इसलिए आप पैसेज को पहले अच्छे तरीके से पढ़िए। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस में चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर किस प्रकार से पैसेज के अंदर से ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि धर्म किस तक पहुंचने के साधन है। 4 ऑप्शन है, मोक्ष, स्वर्ग, ईश्वर या फिर सत्य। देखिए, हमें साफ साफ लिखा गया है कि सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुंचाने के साधन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि धर्म के प्रति अंधता कैसे मिटती है। धर्म के ज्ञान से, सभी धर्मों के प्रति समान भाव से, ईश्वर के प्रति एक निष्ठता से या फिर धर्म के मूल्यांकन से। ठीक है, तो इसको आप देखिए, यहां पर क्या बोला गया कि धर्म के प्रति अंधता। आपको धर्म के प्रति अंधता ढूंढना पड़ेगा, कहां पर है? तो यहां पर है। अब आप इस सेंटेंस को पूरा एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। क्या है कि दूसरे धर्मों के प्रति समभाव रखने से धर्म का क्षेत्र व्यापक बनता है। धर्म का क्षेत्र व्यापक भी बनता है और हमारे धर्म के प्रति अंधता मिटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव से। क्या हो जाएगा? सभी धर्मों के प्रति समान भाव से। देखिए, यहां पर साफ साफ बोला गया है, ठीक है, कि दूसरे धर्मों के प्रति समभाव रखने से धर्म का क्षेत्र व्यापक बनता है और हमारी जो धर्म के जो प्रति अंधता है ये मिटती है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 का हो गया आपका सी हो गया और 2 का आपका हो गया बी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए कि धर्म का क्षेत्र कैसे व्यापक बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि दूसरे धर्मों के प्रति समभाव रखने से धर्म का क्षेत्र व्यापक बनता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, 3 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरे धर्मों के प्रति भी समभाव रखने से। क्लियर है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि लेखक विविध धर्मों के बीच कैसे तत्व की खोज करने का प्रयास करता है। देखिए, पहले पैसेज में आइए, आप साफ साफ लिखा है। देखिए, यही कारण है कि लेखक विविध धर्मों में ऐसे तत्व को खोजने का प्रयास करता है जो विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के मध्य सहनशीलता की भावना को विकसित कर सके। क्लियर है, आपको देखिए यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पहले आप ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या है और 4 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सभी में सहनशीलता की भावना विकसित करता हो। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा आपका डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और यहां पर आपको फिर से एक पैसेज दिया गया है, आप इसको पढ़िएगा कि जब कभी मछेरे को फेंका हुआ थैला जाल समेटते हुए देखता हूं तो अपना सिमटता हुआ स्वयं याद हो जाता है। जो भी होगा आप इसको पढ़ लीजिएगा और यहीं से आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मछेरे द्वारा फेंके हुए जाल को समेटते हुए देखकर कवि को किसकी याद आती है? समाज की, परिवार की, स्व की या फिर गांव की। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि स्व याद हो आता है, यानी स्व की याद आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्व की। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पहले स्व की परिधि में समाहित था कौन? समाज, गांव, परिवार या फिर ये सभी। देखिए, यहां पर भी आपको आंसर मिल जाएगा कि जो कभी समाज, गांव और परिवार की बृहत्तर परिधि में समाहित था, मतलब समाज भी आ रहा है, गांव भी आ रहा है, परिवार भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समाज भी आएगा, गांव भी आएगा, परिवार भी आएगा, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मनुष्य दिन पर दिन होता जा रहा है, क्या होते जा रहा है? आत्म केंद्रित होते जा रहा है। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
8 क्या है कि मछेरा का मछेरे है, मछेरे का पर्यायवाची शब्द है, तो मछेरे का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा मछुआरा। क्या हो जाएगा? मछुआरा हो जाएगा। तो 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपका 9 है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है अभिव्यक्ति और माध्यम का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संपादन। संपादन क्या है? संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए कि कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। देखिए कक्षा में कोई भी चर्चा होगा या फिर विचार विमर्श होगा तो यहाँ पर एक आदमी थोड़े रहेंगे, पूरा ग्रुप रहेगा, मतलब बहुत सारे आदमी रहेंगे। और जब पूरा ग्रुप वाला होता है जिसको हम लोग समूह बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे समूह संचार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समूह संचार। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 देखिए क्या कि निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है। जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या नहीं है? क्या नहीं है सर? तो संपादन करना। संपादन करना इसका काम नहीं है, बल्कि सूचना देना भी इसका काम है, शिक्षित करना भी इसका काम है, मनोरंजन करना भी इसका काम है, लेकिन संपादन करना इसका काम नहीं है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्या है कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है। किस वर्ष बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था? तो 1780 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 1780 इसका होगा। और देखिए ये जो बंगाल गजट वाला, ये जो 1780 वाला ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत जगह पे आप देखिए हर एक मॉडल सेट में आपको दिया गया है। 1 से लेकर आप 5 तक देखिए हर एक चीज में दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत में छपने वाली प्रथम हिंदी अखबार का क्या नाम है। देखिए भारत में जो आपका पहला हिंदी अखबार जो छपा था उसका क्या नाम है? तो इसका नाम था उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पी.सी. जोशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1980। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्न में कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करता है। देखिए प्रिंट मीडिया का बात हो रहा है। क्या है कि इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। किसी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है, या फिर ये सभी। देखिए बात समझिए, प्रिंट मीडिया एक्चुअल में क्या है। मान लीजिए अगर हम लोग बात करें पेपर का, कोई भी न्यूज पेपर है, कोई भी क्या है न्यूज पेपर है, तो ऐसा हो सकता है क्या न्यूज पेपर आपको मतलब देखिए न्यूज पेपर में आप कोई सा भी पेज कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप जब आपको मन करे आज का पेपर आप कल पढ़िए, परसों पढ़िए, 1 महीना बाद पढ़िए, 1 साल बाद पढ़िए, कभी पढ़िए, कोई दिक्कत है क्या? आप पढ़ सकते हैं। इसलिए इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। क्या 15 का क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए कि बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है। बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीवन शैली फीचर। देखिए यहाँ आप क्या होता है कि बस्ते का बढ़ता बोझ एक्चुअली में क्या बात हुआ। देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो उनका जो बैग होता है, जो बस्ता होता है, उनका लोड थोड़ा कम होता है। लेकिन जैसे 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 वो मतलब बड़ा होते जाता है, 1 क्लास से 2 क्लास आता है, 2 से 3 आता है, फिर 4 5 6 7 8 9 10, जैसे जैसे आगे बढ़ता है उनका जो बस्ता का जो बोझ होता है वो बढ़ते जाता है। बस सही बात है यहाँ पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपके पास कि निम्न में कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। देखिए संपादक का कार्य क्या नहीं है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कि क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, ये संपादक का कार्य नहीं है। ये क्रिया किसका कार्य होता है? मीडिया का काम होता है। मीडिया ही तो जाना जाता है ना, क्षेत्र के मतलब विभिन्न जगहों पर जाता है और खबर इकट्ठा कर करके लाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारा ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है और ये जो पैसेज आपकी किताब से दिया गया है। और देखिए किताब का जो पैसेज होता है ना, जब तक आप किताब को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप किताब को अच्छे तरीके से पढ़िए, जो भी होगा आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन 19, किस चीज के लिए लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं? 25 पैसे के लिए, एक चाय के लिए, रोटी के लिए, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। और 25 पैसे के लिए भी मतलब क्या करते हैं लोग दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं, चाय के लिए भी, रोटी के लिए भी। बस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 19 का क्या हो गया? डी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक कम। क्या? एक कम। देखिए इस कविता का नाम है एक कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आप देखिए यहाँ पर कि काव्यांश में कवि ने किनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। तो ईमानदार व्यक्तियों के प्रति। ठीक है, ईमानदार जो है उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए कि आजादी के बाद लोग विभिन्न तरीके अपनाकर क्या बन गए हैं? आत्मनिर्भर, मालामाल, गतिशील, या फिर ये सभी। तो 22 का सही आंसर आपका हो जाएगा, 22 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, यानी ये सभी।
एक्चुअली में देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आत्मनिर्भर भी बने हैं, मालामाल भी हुए हैं और गतिशील भी हुए हो गए हैं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है यहाँ पर कि वसंतदाया कविता के आधार पर बताइए कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसा हो गया है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संबंध टूट गया है। जो संबंध है, जो रिलेशन है ना, इन दोनों का रिलेशन खत्म हो गया, रिलेशन टूट गया, यानी कि ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि तोड़ो किस प्रकार की कविता, ये जो तोड़ो है, तोड़ो आप पढ़े होंगे। ठीक है, तोड़ो किस प्रकार की कविता है। तो ये आपका जो हो जाएगा 24 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या है, उद्बोधन परक, उद्बोधन परक है। ठीक है, उद्बोधन परक है। 24 का क्या हो जाएगा, उद्बोधन परक। 24 का ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है यहाँ पर, जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आजीवन अविवाहित रहने का, आजीवन अविवाहित रहने का वह प्रण ले लेता है। 25 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री को अर्पित कर। ठीक है, जो भी मतलब अच्छा काम किया था, हर एक काम को पुत्री को अर्पित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। ये कविता है आपका जिसका नाम है गीत गाने दो मुझे। ठीक है, इस कविता से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कवि। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। मतलब जो व्यक्ति निराश हो गए हैं उनको बोलता है कि बाबू निराश मत हो, अभी तुम्हारा जो है ना निराशा, जो भी व्यक्ति निराश है उसके अंदर आशा का जो किरण है वो जगा देता है। ठीक है, ये जो गीत गाने दो मुझे, इस कविता का यही संदेश है, यही उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपके पास। यहाँ पर 28 जो होगा, यहाँ पर फिर से आपको पैसेज दिया गया, पहले आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा और तभी आप बना पाएंगे जब आप किताब को पढ़ते होंगे घर में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस लघु निबंध से ली गई है, किससे ली गई है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो घड़ी के पुर्जे से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि कान ढलकाकर का अर्थ है। कान ढलकाकर का मतलब क्या होता है, कान खोलकर। देखिए हम लोग ऐसे बोल देंगे ना कि कान खोलकर सुनो, तो हम लोग बोलेंगे कान ढलकाकर सुन लो बाबू। ठीक है, कि अच्छा से पढ़ाई करो नहीं तो रिजल्ट खराब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि लेखक ने किसका रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण दिया है। ठीक है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्म। धर्म हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि उपयुक्त पद्यांश की लेखक है। ये जो आपने ऊपर में पढ़ा, यानी अगर एक्चुअल में कहा जाए ये जो आपने पढ़ा ना, ये जो है ना कि घड़ी के पुर्जे चैप्टर से ये जो लिया गया है आपका जो लाइन्स, ये जो पंक्तियां हैं, इसके लेखक कौन, इसके रचयिता कौन है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 32 क्या है कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाती थे। तो किस भाषा के थे, तो फारसी भाषा के ज्ञाती थे। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है देखिए कि प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्री की आयु थी। कितनी आयु थी, 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष था, 8 साल था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, और ये जो क्वेश्चन है आपका पार्ट 1 यानी कि मॉडल सेट 1 में भी ये चीज था आपका कि न आगे नाथ न पीछे पगहा का क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है कोई जिम्मेदारी ना होना। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि एफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में निम्न में से कौन नहीं थे। ठीक है, तो 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। और ये जो कमलेश्वर है ये भी थे, जोगिंदर पाल भी थे, अब्दुल बिस्मिल्लाह भी थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से का क्या अर्थ है। इसका मतलब हो गया क्या हो गया कि वर्तमान भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान जो है क्या है, फ्यूचर से ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है ना, जो प्रेजेंट टाइम हो क्या है, फ्यूचर टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बस वही बात है। तो 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुहावरा आपको सुनने को मिल रहा है कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि सुभागी किसकी पत्नी थी। ये जो सुभागी है ना, ये किसकी पत्नी थी, ये भैरों के मतलब पत्नी थी। और भैरव इसको पीट रहा था सुभागी को, तब क्या करते हैं सुभागी मतलब सूरदास के झोपड़े में जाकर छिप जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 38 क्या है कि तुम खेल में रोते हो यह किसका कथन है। ठीक है, तुम खेल में रोते हो यह किसका कथन है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि घिसू का ये कथन था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है कि सूरदास किस अंग से दिव्यांग था। तो एक्चुअल में क्या था वह
मतलब दृष्टिहीन था, मतलब अंधा था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वह दृष्टिहीन था। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन कथन यहाँ पर आपका सही है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही है कि सूरदास में अदम्य जिजीविषा और संघर्ष का भाव था। इसका 40 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर मैंने आपको कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।